एवरीवन, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम टू विद्यापत एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर दी गई थ्योरी है। आज उसी अप्रोच के अंदर यानी कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर दी गई दूसरी थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे सम सीमांत उपयोगिता नियम भी कहा जाता है। इसके पीछे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं या क्वेश्चंस राइज होते हैं दिमाग में कि कार्डिनल अप्रोच में अगर एक थ्योरी दी जा चुकी थी तो दूसरी थ्योरी देने की क्या जरूरत थी। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। जो थ्योरी हमने पिछले वाले वीडियो में हमने कवर की थी, जिसका नाम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था, उसमें हमने सिर्फ एक गुड्स को लेकर के पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। लेकिन इस थ्योरी के अंदर, चूंकि अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं तो सिर्फ एक गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी कंज्यूमर यूज नहीं करता है, मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं पूरी डे में अपने। तो कार्डियंस को ये लगा कि अगर ये थ्योरी सिर्फ एक गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के दी जाएगी तो इस पे क्रिटिसिज्म है और आगे चल के इसकी लिमिटेशन ये बन सकती है। इसलिए उन्होंने दूसरी थ्योरी दी, जिसे गोसेन का सेकंड नियम भी कहा जाता है या गोसेन सेकंड लॉ भी कहा जाता है। उसमें इन्होंने दो गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे ये समझाने की कोशिश की कि कैसे कोई कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को खर्चा करके अपनी मैक्सिमम यूटिलिटीज को गेन कर सकता है। ठीक है, तो इस वाली थ्योरी में आप दो गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के चल रहे हो। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में जो आपको मैंने पढ़ाया था उसमें आप सिर्फ एक गुड्स एंड सर्विसेज को देख रहे थे, विच इज कॉल्ड एक्स कमोडिटी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ राइट साइड में आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करके पिछली वाली वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलो ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि किसी भी लॉ को पढ़ने का कुछ तरीका होता है। हम पहले स्टेटमेंट लेंगे कि लॉ का स्टेटमेंट है क्या, वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें आगे हम पढ़ने वाले हैं वो इसी स्टेटमेंट के जरिए आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाती हैं पहले। इसमें आपको लिमिटेशंस भी दिखने को मिल जाती हैं, इसमें आपको एजम्पशंस देखने को मिल जाती हैं लॉ की, इसमें आपको उसकी परसेप्शन देखने को मिल जाते हैं कि वो क्या क्या चीजें पहले से एज्यूम करके चल रही है थ्योरी। तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अगर आप लोग स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो आप कितनी भी थ्योरीज को रट्टा मार करके चले जाओ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाएगा जो कि अगर थिंकिंग बेसिस का क्वेश्चन है कि आपको थिंक करके उसमें जवाब देना है, सोच के जवाब देना है, तो आप फंस जाओगे। इसलिए स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है किसी भी थ्योरी को पढ़ने के लिए। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने स्टेटमेंट है, द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर मस्ट एलोकेट हिज और हर इनकम अमंग वेरियस कमोडिटी इन सच अ वे दैट लास्ट यूनिट ऑफ मनी, यहां पर किसकी बात की जा रही है, द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी गिव्स हिम और हर द इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि कंज्यूमर अपनी इनकम को ऐसा खर्चा करना चाहेगा दोनों गुड्स एंड सर्विसेज या डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर कि उसकी जो पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी है वो गुड्स एंड सर्विसेज की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो, या उन दोनों गुड्स एंड सर्विसेज की मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो। वहां पर कंज्यूमर स्टेबल हो जाएगा और कहेगा कि यहां पर मुझे सबसे ज्यादा यूटिलिटी गेन करने को मिल रही है। इसको कैसे समझेंगे, इस पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कैसे करना है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे और एक्सप्लेनेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी ये क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आता है तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इस चीज को हमें हैंडल करना है। एक्सप्लेनेशन में देखो, सबसे पहले यहां पर एक एग्जांपल ले लिया है मैंने। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया है, वो एग्जांपल क्या है आप लोग ध्यान से देख लो। एग्जांपल ये है कि दो कमोडिटी है, कितनी कमोडिटी है, दो कमोडिटी है, एक एक्स है और एक वाई है, यानी कि एक्स एंड वाई। ठीक है, एंड वाई, दीज आर टू कमोडिटी। ये हमारे पास दो कमोडिटी हैं, क्लियर है। आगे देखते हैं, द प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम इज बीइंग ₹1, और इन दोनों का जो प्राइस है, इन दोनों का जो प्राइस है वो ₹1 पर यूनिट है। ठीक है, ₹1 पर यूनिट। बात समझ में आ गई कि ₹1 पर यूनिट इनका प्राइस है। अब आगे देखते हैं, फिर कह रहा है यूनिट एंड ही
हैज एन इनकम ऑफ ₹10। एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम, अब कंज्यूमर इनकम कितनी है ये भी हम नोट कर लेते हैं। कंज्यूमर की इनकम कितनी है? ₹10, और वो ₹10 इन दोनों गुड्स एंड सर्विसेज पे कैसे खर्चा करेगा? लेट अस अज्यूम कि देयर आर ओनली 2 गुड्स व्हिच ही कैन बाय। ओके, ये सिर्फ 2 ही गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो वो बाय करेगा या बाय कर सकता है। ठीक है, तो हम यहां पर मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज का एग्जांपल ना लेकर के 2 गुड्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वो गुड्स कौन कौन सी हैं? एक है एक्स और दूसरी है वाई गुड्स। उसके पास टोटल ₹10 हैं खर्चा करने के लिए, और एक्स और वाई दो गुड्स हैं, दोनों के प्राइस ₹1 पर यूनिट है। अब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, जिस टेबल के जरिए हम ये आपको समझाएंगे कि कैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है डिफरेंट यूनिट्स की। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं। यहां पर एक टेबल है आप लोगों के सामने। ठीक है, टेबल देख लो पहले। चलो, यहां पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन दे रखा है आपको। यूनिट ऑफ कंजम्पशन यहां पे आपको गिवन है। ये आपकी MU ऑफ एक्स है, यानी एक्स कमोडिटी की बात की जा रही है। ये MU ऑफ वाई है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई की बात की जा रही है। अब हम देखेंगे कि उसके पास कितने रुपए हैं? ₹10 हैं। वो ₹10 कैसे खर्चा करेगा आपको ध्यान से देखना है, और ये एज्यूम करना है, ये सपोज कर लो कि आप हो या आपकी टेबल है, आपके पास एक एक रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक है, तो टोटल आप कैसे स्पेंड करोगे वो चीज ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं कंपेयर करूंगा दोनों गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको बताया था इस पूरी थ्योरी को पढ़ने से पहले एक एजम्पशंस है आपके दिमाग में, वो एजम्पशंस आप अपने दिमाग में बिठा के रखोगे कि कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर जो है वो बुद्धिमान है, उसको पता है कि क्या चीज उसके लिए सबसे बेटर है। ठीक है, तो हम ये सोच के चल रहे हैं, ये थ्योरी खुद कहती है कि कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर जो है वो विवेकशील है, वो ऐसे फैसले लेना चाहता है जिससे उसकी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइजेशन हो सके यूटिलिटी, ना कि वो ऐसा कोई डिसीजन लेगा कि जिससे उसकी यूटिलिटी कम हो। वो बार्गेनिंग नहीं करेगा अपनी यूटिलिटी के बीच में। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब आप ये सोच लो कि आपके पास एक एक रुपए के 10 सिक्के हैं, ये टोटल इनकम है आपकी, और आपके पास 2 गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनकी मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है पहले से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें एलोकेट करना है अपना एक एक रुपया। अब जो मेरा पहला सिक्का है मैं उसको किस पे स्पेंड करूंगा? एक्स को खरीदने में या वाई को खरीदने में? ये कैसे डिटरमाइन होगा? ये इनकी डिराइव्ड मार्जिनल यूटिलिटी से हम पता करेंगे कि हम किस पे खर्चा करेंगे। भाई जाहिर सी बात है, मुझे अगर एक यूनिट इसकी खर्च परचेज कर रहा हूं तो मुझे 20 यूटिल्स मिल रहा है। कितना यूटिल? ये यूटिलिटी कितने है? यूटिल्स में है। किसमें है? यूटिल्स में है। तो इससे मुझे मिल रही है 20 और इससे मुझे मिल रही है 16। तो पहला रुपया जो मैंने खर्चा किया वो किस पे खर्चा किया? यहां पर। इसलिए मैंने यहां पे 1 लिख लिया। इसको क्लियर करके फिर से लिख देता हूं, ध्यान से देख लो। पहला रुपया मैं कहां खर्चा कर रहा हूं भाई? मैं यहां खर्चा कर रहा हूं। ठीक है, ₹1 मैंने खर्चा कर दिए। बात समझ में आ गई? अब मेरे पास दूसरा सिक्का है, जो दूसरा रुपया है वो मैं कहां खर्चा करूंगा? तो मैं कंपेयर करूंगा, दूसरी यूनिट की बात करूंगा। एक यूनिट तो मैंने एक्स की ले ली, अभी मैंने वाई की कोई यूनिट नहीं ली है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी यूनिट अब की बात की जा रही है, तो मैं कंपेयर करूंगा फिर एक्स ज्यादा दे रहा है या वाई ज्यादा दे रहा है। और ध्यान रखना है, मैं किसी एक को परचेज नहीं करूंगा, मैं किसी एक को परचेज नहीं करूंगा, बल्कि मैं दोनों को परचेज करूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये ज्यादा ही देती जा रही है तो मैं सारी यूनिट इसी की खरीद लूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं इसे भी परचेज करूंगा बट कंपेयर करके। तो दूसरा सिक्का जो है मेरे पास, मैं उसको स्पेंड किस पे करूं? चूंकि ये 16 दे रही है और अभी भी इसकी सेकंड यूनिट है जो वो ज्यादा दे रही है इससे, इसलिए मुझे इस पे ही दूसरा रुपया खर्चा करना है। मैक्सिमाइजेशन करना है मुझे अपनी यूटिलिटी का। बार बार मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमाइज करना है मुझे यूटिलिटी। मैक्सिमाइज कब होगी? जो ज्यादा यूटिलिटी दे रही है पहले उसको परचेज करेंगे। और कल वाली वीडियो में या लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कंज्यूमर है वो सबसे पहले अपना पैसा वहां खर्चा करेगा जो उसके लिए सबसे ज्यादा यूटिलिटी दे रही होगी। तो यहां ये अभी भी यूटिलिटी ज्यादा दे रही है तीसरे सिक्के की। अब तीसरा सिक्का मैं कहां खर्चा करूंगा? कंपेयर करते हैं। यहां पर आप देखने को पा रहे हो कि अभी ये 16 है और ये 17 है, यानी अभी भी एक्स ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है मुझे, तो मैं तीसरा रुपया भी यहां खर्चा करूंगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चौथा सिक्का जो है मेरे पास, अब उसे कहां खर्चा करूंगा? ये अब 15 दे रही है और ये 16, तो चौथा सिक्का जो है वो मेरा यहां खर्चा होगा। पांचवा सिक्का 15 14, तो पांचवा यहां होगा। ऐसे करके अब समझ में आ गया कैसे एलोकेट करना है। तो अब पांचवा हो गया यहां पर, फिर 14 और 12 यानी छठा यहां हो जाएगा। फिर सातवां कहां खर्चा करूंगा? 12 13, सातवां भी यहीं खर्चा होगा। आठवां कहां खर्चा होगा? 12 और 10, तो ये
8वां यहां पे खर्चा होगा। अब जो 9वां सिक्का है मेरे पास, जो 9th कॉइन है मेरे पास 1 रुपए का, वो मैं कहां खर्चा करूंगा? क्योंकि मेरे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां दोनों की यूटिलिटी बराबर है। यहां पे 10 रुपए 10 यूटिल दे रहा है, 9वां सिक्का है, 9th कॉइन है मेरा, वो 10 यूटिल दे रहा है एक्स, और वाई भी 10 दे रही है। तो मैं किस पे परचेज करूंगा, किसको करूंगा? ये चीज यहां पर आपको ऐसे कर सकते हो, जो 9वां सिक्का है वो यहां खर्चा हो, या हो सकता है वो यहां खर्चा हो। ये हम डिपेंड करता है, हमें जो लगेगा कि हाँ इसकी ज्यादा हो गई है तो इसकी 1 यूनिट और ले लेते हैं, तो मैं यहां खर्चा कर दूंगा। अगर मेरे लिए एक्स थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो मैं यहां खर्चा कर दूंगा। थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इट मीन नॉट कि हाँ वाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इंपॉर्टेंट वो भी है, बट एक्स अगर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं 9th कॉइन यहां खर्चा करूंगा। फिर 10th कॉइन की बात करते हैं। अब 10th कॉइन यहां 9 मिल रहा है, यहां 8 मिल रहा है, सिंपल यहां खर्चा होगा। बात समझ में आ गई? ये टेबल आपको समझ में आ गई? ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये सिक्कों के नंबर है। पहला सिक्का यहाँ, दूसरा सिक्का यहाँ, तीसरा सिक्का यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, नौवां इन दोनों में से कहीं पे भी। और ये डिपेंड करता है कि क्या यूजेस हैं उसके और क्या इंपॉर्टेंस रखती है वो कंज्यूमर के लिए। और 10वां सिक्का ऑब्वियसली वाई पे खर्चा होगा। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बनाना है ग्राफ। ग्राफ के जरिए ही हम आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम, इसका नाम क्यों पड़ा? इस थ्योरी का नाम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्यों पड़ा? ये ग्राफ के जरिए ही आपको, या यूं कहें आपका क्वेश्चन भी ग्राफ जब तक नहीं बनाओगे आप तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ये चीज हम बनाएंगे पहले। ठीक है, तो पीछे जो मैंने नंबर्स लिखे थे, फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, ऐसे करके, वो नंबर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने नंबर्स अलग नोट करके रखे हैं। अब इस पे मैं बनाऊंगा ग्राफ। दिस इज फॉर एक्स and this is for y. ओके, गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था आपको, हमने टोटल 10 यूनिट कंज्यूम की थी। ठीक है, टोटल 10 रुपए एक एक करके मैंने कंज्यूम किए थे। अब यूनिट 10 लिखनी पड़ेगी हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें भी हम ऐसे कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इस पे नंबरिंग कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स में मैक्सिमम कितनी थी वो हमें चेक करना है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी एक्स में कितनी थी? तो अगर मैं बैक जाऊंगा तो वो चीजें फिर से रिफ्रेश हो जाएंगी, इस वजह से मैंने इसको नोट करके रखा है। तो 20 थी। कितनी थी? 20 थी हमारे पास। मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज्यादा कितनी थी? 20 थी। तो इसका मतलब एक्स पे हमें 20 तक जाना है, वाई एक्सेस पे हमें 20 तक उसको कवर करना है। चलो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, दो दो के गैप पे बना लेना है। ठीक है, 20। अगर हम y की मैक्सिमम यूटिलिटी देखें विच इज 16, तो दो के गैप पे ही बना लो। दो, क्योंकि यहां पे भी गैप दो दो के हैं और इसमें भी गैप दो दो के हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका 16 16 के सामने ही पड़ेगा। ठीक है, 14 14 के सामने पड़ेगा, 12 12 के सामने पड़ेगा और 10 10 के सामने पड़ेगा। ये दोनों ग्राफ आमने सामने बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, अब आपको भी पता है कि जब हमने पहली यूनिट यूज की थी तो पहला, दूसरा और तीसरा कॉइन यानी थर्ड कॉइन तक तो मैं एक्स पे खर्चा कर रहा था। समझ में आ रहा है ना? पीछे अगर आपने देखा होगा तो एक्स कॉइन तो मैं उसी पे खर्चा कर रहा था। चलो देखते हैं, ये फिर दूसरे से 18 मिल रही है। बात समझ में आ गई? अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में ध्यान से देखो। इसमें कौन सी ऐसी यूटिलिटी है जो दोनों नंबर्स आमने सामने सेम पड़ रहे हैं? तो आप कहोगे कि सर 10 यूटिलिटी जो है एम यू ऑफ एक्स एंड वाई, या यूं कहें कि जो 9th कॉइन था हमारा वो बराबर यूटिलिटी दिखा रहा है।
देखो ध्यान से देखना, यहां पे आप देख रहे हो 10, ये चीज इसके सामने पड़ेगा, ध्यान रखना है आपको। जब आप ग्राफ बनाओगे, चूंकि इसमें ऊपर नीचे हो जा रहा है, आप जब कॉपी पे बनाओगे तो आपको स्केल से बराबर रहेगा, ये चीज इसके सामने पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहां पर आपको साफ देखने को मिल रहा है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये एक बात ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ग्राफ में बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपका ही उल्टा बना हुआ है ऊपर से, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जब आप कॉपी पे बनाओगे स्केल से यूज करके तो ये चीजें बराबर रहेंगी, 10th यूनिट यहां 10th यूनिट यहां, एक दूसरे के बिल्कुल सामने रहेंगे, ठीक है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हो कि सर इससे समझ में क्या आया, इसको हमने बनाया, इससे क्या समझ में आया, तो समझ में ये आया, हमारे पास 10 रुपए थे टोटल, ठीक है। अब आपको मैं ध्यान से समझा दे रहा हूं कि एक्चुअल में आपको समझना क्या है इससे। आपके पास टोटल कितने पैसे थे, 10 रुपए थे। कॉम्बिनेशन चेक करते हैं कि आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है। तो अब आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन चेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जितनी यूटिलिटी आपको मिल रही थी, ये यहां पर आपको ग्राफ समझ में आ गया, तो मैं पीछे चल रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, और इस पे मैंने कहा था कि फर्स्ट सेकंड कॉइन थर्ड कॉइन कहां खर्चा हो रहा था, वो चीज फिर से लिख लेते हैं। फर्स्ट यहां खर्चा हो रहा है, दूसरा यहां खर्चा हो रहा है, तीसरा यहां खर्चा हो रहा है, चौथा यहां खर्चा हो रहा है, पांचवा यहां खर्चा हो रहा है, छठा यहां खर्चा हो रहा है, सातवां भी यहां खर्चा हो रहा है, आठवां यहां खर्चा हो रहा है, नाइन्थ कॉइन जो है वो दोनों में से कहीं पे भी खर्चा हो सकता है, मैं मान लेता हूं यहां खर्चा हो रहा है, तो उसके बाद 10th कॉइन यहां खर्चा हो रहा है। अब हम टोटल यूटिलिटी निकालेंगे कि उसको टोटल यूटिलिटी कितनी गेन हो रही है दोनों गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने के, दोनों गुड्स को यूज करने के बाद, ठीक है। चलो ऐड करो सबसे पहले एक्स की 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो 9th कॉइन है वो इन दोनों में है, हो सकता है मैं यहां, हो सकता है वहां खर्चा करूं, तो आप एक डिसीजन ले लो कि सर कहां खर्चा करना है। मैं मान के चलता हूं मेरे लिए एक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां खर्चा कर रहा हूं, ठीक है, यहां खर्चा कर रहा हूं, बात समझ में आ गई। तो अब मैं ऐड कर लेता हूं, ऐड कर लेते हैं एक्स की टोटल, 20 18 17 15 12 10, आप इस टोटल को ऐड कर लोगे क्योंकि ये किसकी यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है ना, तो टोटल कर लेंगे इसको, देखिए 92 तो ये हो गया, y की ऐसे ही ऐड कर लो, 16 14 13 और 9, 16 14 13 और 9, ऐड करो 5 52, ठीक है, x से उसको 92, y से उसको 52, बात समझ में आ गई। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 92 और 52, 144, कितना मिल रहा है उसको, 144। और इस 10 रुपए को अगर इस प्रोसेस से खर्चा किया जाएगा तो 144 मिल रहा है, अगर आप लॉ को फॉलो करके चलते हो। और किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट करके देख लो, 144 से आपको कम ही यूटिलिटी मिलेगी। अब हम लिमिटेशंस देख लेते हैं, इनको डिमेरिट्स भी कह सकते हो आप, ठीक है, नहीं क्या कह सकते हो, डिमेरिट्स भी कह सकते हो। अब ये डिमेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स ये हैं कि ये वो बाउंड्रीज हैं जिनके बाहर जाकर के आपका ये प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं, सिंपली मेंशन है, आप लोग पढ़ लोगे, ध्यान से देखो, इट इज डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू मेजर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर जब हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज परचेज करने जाते हैं, तो ये जितना भी आपने चार्ट बनाया, ये ग्राफ बनाई, ये तो हम कुछ करते ही नहीं है, हम तो बस मार्केट में जाते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात है कि मैंने बार बार बोला कि जैसे ही आप डिमेरिट्स पे आ रहे हो, लिमिटेशंस पे आ रहे हो, तो ये वही चीजें बताएंगी जो एजम्पशंस फॉलो नहीं करवा रही हैं। हाँ, ये उसके लिए काफी डिफिकल्ट है कि वो क्या करे, कैलकुलेट करना उसके लिए डिफिकल्ट है कि सर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि ये यूनिट ले रहा हूं तो इससे मुझे इतनी मिल रही है, इससे इतनी मिल रही है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है इस बात पे कि जो कार्डिनल अप्रोच ने ये पहले से प्रीअज्यूम कर लिया, या अपनी ये जो सिद्धांत या मान्यता या एजम्पशंस दे दी कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, सही है, समझ गए, ये इस बात पे टारगेट किया जा रहा है इनको।
द सेकेंड वन इज इन मेनी केसेस कंज्यूमर आर गवर्न बाय द हैबिट एंड कस्टम्स। कई बार क्या होता है, हमारी आदत होती है, महंगा है सस्ता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी हैबिट है या हमारा ट्रेडिशन ऐसा है, कस्टम ऐसा है हमारा कि हमको यही खरीदना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? हमें यही खरीदना पड़ेगा, फिर वो चाहे कितना भी महंगा हो या कितना भी सस्ता हो। तो कई बार हम इससे भी बाउंड होते हैं, तो ये लॉ वहां पे काम नहीं करता। ठीक है, अगला, इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ अबाउट द मार्केट एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। इन मेनी टाइम्स आप ये देखने को मिलता है आपको कि कई बार कस्टमर जो होता है वो अवेयर ही नहीं होता है मार्केट को लेकर के। मार्केट को लेकर के अवेयरनेस उसके अगर दिमाग में नहीं है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने जाएगा और परचेज करके ले आएगा, बाद में उसको पता चलेगा कि इसका सब्स्टिट्यूट इससे भी सस्ता है। बात समझ में आ गई? इसका सब्स्टिट्यूट इससे भी सस्ता है। तो एक बात का ध्यान रखना है, लिमिटेशंस इस बात की है कि मार्केट के बारे में कंज्यूमर अवेयर होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस उसको पता होने चाहिए ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके। सपोज कर लेते हैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज उसने 100 रुपए में खरीदी, उसका सब्स्टिट्यूट 50 रुपए में वो खरीद सकता था, तो यहां पर 50 रुपए में उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है जितनी 100 में उसको मिल रही है, तो वो बेवकूफी किया है, 50 में उसको ज्यादा मिल सकती थी। आई होप कि क्लियर हो गया। अगला क्या है, दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू द गुड्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्यूआर कोड आपको दे रखा है, दोनों क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हो और ज्वाइन कर लो। ठीक है, ताकि पीडीएफ लेक्चर्स आपको सारे के सारे मिल जाएं। आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, जितने भी लेक्चर्स लिए जाते हैं उनकी पीडीएफ लेक्चर जो है आपका वो अपलोड कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे, विद्यापथ एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।